क्लास हम प्रीवियसली फर्स्ट ऑर्डर पढ़ चुके हैं, हम ज़ीरो ऑर्डर पढ़ लिया और सूडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इट इज़ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस जो हैं, क्योंकि आपके पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं और दो से मिलकर हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है। देयर इज़ अ चांस मे बी आपके पास कभी कभार ऐसा केस आए जिसमें ए और बी की कंसनट्रेशन सेम हो। कभी कभार ये भी हो सकता है ए और बी की कंसंट्रेशन सेम ना हो, वेरी करें। तो इट मीन सेकेंड ऑर्डर को जब भी हम सॉल्व करेंगे वी हैव टू केसेस व्हेन वी टेक द इक्वेलेंट कंसंट्रेशन, ए और बी की इक्वल कंसंट्रेशन हो और जब ए और बी की डिफरेंट हो। तो आज इस लेक्चर में जब हम स्टडी करेंगे वह आपके पास व्हेन ए एंड बी आर ऑफ सेम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सेम कंसंट्रेशन में सेम मेथडोलॉजी वही है जो फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ी थी हमने, हर चीज़ वही है, सिर्फ थोड़ी सी वेरिएशन आ जाएगी। वहाँ पे एक रिएक्शन था, यहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्शन है, यानी कि वी हैव टू रिएक्टेंट्स ऑफ सेम कंसंट्रेशन। ठीक है, हम यहाँ से कहते हैं ए और ए प्लस बी, यानी कि बस दो चीज़ें हैं ए और बी, ये आपस में मिलकर क्या बना रही है, प्रोडक्ट बना रही हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो अब आपके पास सिर्फ कंसंट्रेशन ए की भी ए थी, बी की भी है, यानी अभी सिर्फ रिएक्शन में चीज़ें आपने डाली हैं, अभी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुआ। उस टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो थी, यानी वेरी फर्स्ट इनिशियल स्टेट टी इज इक्वल टू जीरो। आफ्टर सम टाइम, जब टाइम गुजर गया, हमने मेजर किया टी को, शो किया टाइम टी इज इक्वल टू टी, तो उसमें आप देखोगे प्रोडक्ट बनना कुछ स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब हम ये कह रहे हैं कि ए प्लस बी दोनों ये चीज़ें हैं, ए और बी जो रिएक्टेंट हैं दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो जितनी अमाउंट ए में से कम होगी उतनी ही बी में से कम होगी। तो दोनों को हम ए से इसलिए रिप्रेजेंट करें बिकॉज दोनों की अमाउंट सेम, कंसंट्रेशन सेम है। तो अगर ए की अमाउंट में से कम होगी ए माइनस एक्स, तो बी में से भी कितनी कम होगी, ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। वी हैव नो दैट जो चेंज इन रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करता है, डी एक्स ओवर टी डिपेंड करता है आपके रिएक्शन पे। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी की कंसनट्रेशन। तो हम अपनी आसानी के लिए फ़ौरन से क्या कर देते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ए कंसनट्रेशन बी कंसनट्रेशन। उसके बाद ए की वैल्यू पुट करो, ऊपर क्या आ रही है, ए माइनस एक्स, बी की वैल्यू क्या आ रही है, ए माइनस एक्स, बिकॉज इट इज़ ऑन सेम कंसनट्रेशन। तो आप देखोगे आपके पास लिखी हुई क्या इक्वेशन आ जाएगी, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। देखो इसकी पावर भी क्या है, वन, इसकी पावर भी क्या है, वन। ठीक है, तो जब नीचे वाला फैक्टर सेम हो तो पावर को हम ऐड कर देते हैं, वन प्लस वन कितना हुआ, टू। तो बजाय से फैला के लिखने के हम दोनों को आपस में ऐड करके एक ही दफ़ा लिख देते हैं, यानी इस थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर दिया हमने, सो दैट इट मे बी ईजी फॉर अस, आगे कैलकुलेशन करने में आसान होगी। तो ये आपके पास जो इक्वेशन आई, इट इज़ कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने पहले भी बताया था जिस इक्वेशन में ये चेंज नॉट हो रहा था उसे डिफरेंशियल कहते हैं। ठीक है, हाँ, इस इक्वेशन से आप ग्राफ नहीं बना सकते, तो हमें इसको थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको पूरी विदाउट चेंज हम इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे। तो उसके लिए आप देखेंगे कि आपके पास क्या होता है, आपके पास इक्वेशन क्या है, दिस इज इक्वेशन वन। हमारा पहला काम होता है वेरिएबल्स को सेपरेट करना। वेरिएबल को सेपरेट कैसे करते हैं, मैंने बस प्रीवियस बताया था कि जो वेरिएबल टर्म है जैसे डी एक्स है, तो इसके लिए जितने भी एक्स के फैक्टर्स इन्वॉल्व करेंगे इक्वेशन की दूसरी तरफ, वो सारे उठा के इसके नीचे ले आने, और उसके अलावा जो कुछ भी होगा वो इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाना है, यानी वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे हैं, जो चीज़ चेंज हो रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स का होल स्केयर, एहतियात रखिएगा टू ब्रैकेट के बाहर लगाना है, अंदर नहीं, के डी टी। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन जब अप्लाई करते हैं बोथ साइड पे, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे टू मिस था। ठीक है, इंटीग्रेशन जब अप्लाई करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके पास इक्वेशन में इस तरफ तो इंटीग्रेशन इसी तरह आ गया, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती, इसलिए इसको नेक्स्ट स्टेप पे बाहर निकाल के लिख दिया। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएं, बहुत ट्रेंड हो जाए, तो यू कैन डायरेक्टली प्लेस दिस इक्वेशन। आप के को पहले ही बाहर रख दो, क्योंकि ऑटोमेटिकली पता होता है कि इसने बाहर ही आना है, क्योंकि इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती, ना ही कांस्टेंट के ऊपर डिफ्रेंसिएशन लगती है, चेंज नॉट होता है कांस्टेंट का, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू बदलती नहीं है। जितनी भी वेरिएबल्स टर्म होती हैं उनके ऊपर डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन अप्लाई होती है। तो ये डी टी आपके पास वैसे नीचे आ गया। ठीक, क्लियर। अच्छा, उसके बाद प्रीवियसली मैंने आपसे कहा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करते हुए कि हमने जब भी इंटीग्रेशन करनी होती है, मैथ्स के कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। प्रीवियसली हमने जब पढ़ा तो फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पे पावर वन आ रही थी, उसमें मैंने कहा था जब पावर वन होती है तो हमेशा इंटीग्रेशन का जो आंसर होता है वो एल एन वाले लॉग में आता है। क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास
पावर क्या आ रही है, इट इज़ नॉट 1। तो इसका मतलब ऐसे तमाम फैक्टर जब आपके पास इंटीग्रेशन में है जिसकी पावर 1 से ज़्यादा यानी 2 या 2 से ज़्यादा मौजूद हो, उसमें आपके पास इसका आंसर कभी भी लॉग में नहीं आता, एल में नहीं आता। ठीक है, ऐसे केस पे फिर हम मैथ्स का रूल यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं पावर रूल। ठीक है, पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर रूल अप्लाई होता है, वो हम देखते हैं आगे कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, अब उसके लिए हम सिर्फ पावर रूल किस पे अप्लाई होना, आपकी लेफ्ट साइड की क्वेश्चन पे। तो पावर रूल के लिए सबसे पहला काम ये करते हैं कि इस तरीके से डेरिवेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन को। ये जो फैक्टर नीचे लिखा हुआ है ये इसकी पावर इस वक्त क्या है, प्लस में है। जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगी, दिस इज लुक लाइक दैट, पावर प्लस में थी नेगेटिव हो गई। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वी हैव टू अप्लाई पावर रूल, क्योंकि पावर डिनोमिनेटर की मोर देन 1 यानी 2 या 2 से ज़्यादा है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि जो फैक्टर नीचे मौजूद है मैं उसको उठा के ऊपर ले जाऊँ, ताकि इसको यूटिलाइज करना या सिंप्लीफाई करना मेरे लिए आसान हो जाए। तो पावर 2 पॉजिटिव में थी, ऊपर जाके नेगेटिव में हो गई, ऊपर वाला dx बिल्कुल साथ एज इट इज़ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल ये कहता है, पावर रूल मीन्स कि आपके पास जो भी पावर है, ठीक है, -2 है, -3, -4, -100, जो भी पावर आ रही है उसमें एक ऐड करना है। ठीक, एक ऐड करेंगे आप, जो भी पावर ऊपर आ रही, ठीक है, पावर आई उसमें एक ऐड किया, जो भी पावर ऊपर ऐड की और उसको सॉल्व करके जो आंसर बना वही नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे ऊपर अभी हमारे पास पावर क्या थी, -2 + 1, नीचे भी मैंने उसको उससे डिवाइड कर दिया। दिस इज वी आर गोइंग टू अप्लाई पावर। सबसे पहले पावर को क्या किया, पावर में एक ऐड किया, जो भी पावर ऊपर थी उसको उसी से डिवाइड कर दिया। ठीक, एक और चीज़, जब हम पावर रूल अप्लाई कर रहे हों या इंटीग्रेशन कोई भी रूल अप्लाई कर रहे हैं, जब हम अप्लाई कर चुके हों उस पर, तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पावर रूल के लिए क्या किया, पावर में एक ऐड किया और जो नई चीज़ बनी थी उसको डिवाइड किया। ठीक है, तो आपके पास कुछ चीज़ इस शक्ल में आ गई। तो अभी भी आप देख रहे हो कि ये इसमें पावर रूल अप्लाई करने की ज़रूरत है। पहला स्टेप हमने कर लिया, ठीक है, पावर वाला फॉर्मुलेशन। अब हमारे पास क्या होता है, अब नेक्स्ट काम क्या है इसके आगे, इसको पूरा सॉल्व करने के लिए दो हिस्से हैं। एक तो पावर रूल लगा लिया कि पावर में एक ऐड किया, जो भी पावर होगी उसी से डिवाइड कर दिया, -2 + 1 थी, नीचे भी -2 + 1 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, आपका काम है कि पावर को छोड़ो। ठीक है, पावर को छोड़ो, पावर को छोड़ के अंदर क्या पड़ा हुआ है, a-x। ठीक है, a-x का हमें डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव मीन्स जो फैक्टर पावर को छोड़ के आएगा उसका डेरिवेटिव लेना है। बिकॉज ये आपके पास पावर रूल का फॉर्मूला ही ऐसा होता है कि पहले पावर को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो पावर के अंदर यानी पावर जिसके ऊपर चीज़ होती है, जो पावर जिसके ऊपर लगी होती है उस फैक्टर को सॉल्व करते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, पावर को छोड़ के जो अंदर चीज़ मौजूद है a-x, इसका लेना है डेरिवेटिव। ठीक है, अब डेरिवेटिव आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा तो मैं साथ मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे कि कांस्टेंट पे जैसे इंटीग्रेशन नहीं लगती उस तरह डेरिवेशन भी नहीं लगती। हम वेरिएबल्स अप्लाई करें और वेरिएबल्स हमारे पास x हैं। वजह इसकी मैंने क्यों x कहा, क्योंकि देखो इसका जो चेंज है वो dx है, मेरे पास a का तो चेंज ही नहीं पड़ा हुआ d है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कांस्टेंट कंसिडर किया है। क्लियर, तो x का डेरिवेटिव dx के साथ, यानी x का चेंज dx के साथ लेना है। तो आपको पता होना चाहिए dx ओवर dx इज इक्वल टू x, दोनों कट जाएंगे तो क्या आंसर आएगा 1। ठीक है, अब अगर मैं कहती हूँ d ओवर dx -x के ऊपर अप्लाई करना है तो फ़ौरन देखो -1 आंसर आएगा। तो इसका मतलब अगर हमें पूरा प्रॉपर लिखूँ तो आपके पास क्या आंसर आएगा, dx ओवर a-x का स्केयर इज इक्वल टू, इसको पूरा अगर सॉल्व करें तो पहले मैंने पावर रूल अप्लाई किया, पावर में एक ऐड, पावर में एक कम, उसके बाद ये जो चेंज आपके सामने था d ओवर dx -x, -1 आंसर आ गया। ठीक है, -x क्योंकि a तो 0 हो गया ना, तो खाली -x बचेगा, तो -x विद रिस्पेक्ट टू dx आंसर 1 होता है, यानी फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेम फैक्टर 1 आंसर देता है। अगर साथ माइनस का साइन है तो -7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 इसलिए लिखा हुआ है, बुक में डायरेक्ट सॉल्व हुआ है, तो अगर आपको समझ आ जाए तो आप ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते। अच्छा, अब आपके पास क्या है, हम सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, बड़ी रकम का साइन माइनस है, -1 आएगा, ये -1 इस -1 को काट देगा। ठीक है, पीछे क्या बचेगा, सिर्फ a-x पावर -1।
कैलकुलेटर पे -1 को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम इस -1 को थोड़ा सा आगे करते हैं। अगर -1 ऊपर नेगेटिव में था, अगर इसे मैं इन्वर्ट करती हूँ, नीचे ले जाऊंगी, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे तो 1 होता ही है। तो जब मैं इसको उल्टाऊंगी, -1 था, नीचे आके पॉजिटिव हो गया। ठीक, तो जहाँ हमने इक्वेशन स्टार्ट की थी, ये सारा काम जो किया है उसमें आप देख रहे हो 1/a-x आ गया। अगर आपको पूरी डेरिवेशन पर वाली याद नहीं रहती तो कोई मसला नहीं, आप याद ना रखो। हमें पता है कि जब भी हम डिफ्रेंसिएशन इस पर अप्लाई करते हैं तो पावर 2 है, यहाँ पे 1 हो जाती है इसकी पावर। ठीक है, अगर फ़ौरन से अगर डेरिवेशन थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, अदरवाइज समझ दें तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट है, डी और इंटीग्रेशन एक दूसरे रूल्स से काटा, डी आ गया प्लस सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे सी की वैल्यू को हम ख़त्म करना चाहेंगे। सी की वैल्यू ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, हमने पढ़ा था स्टार्ट की कंडीशन अप्लाई करते हैं, जब टाइम भी 0 था और एक्स भी 0 था। बाउंड्री कंडीशन कह दो, इनिशियल कंडीशन कह दो, स्टार्टिंग पॉइंट्स कह दो। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे 0 पुट किया, जहाँ टी था वहाँ 0 पुट किया। तो इक्वेशन बी लाइक एज 1/a इज इक्वल टू 0 प्लस सी। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/a इज इक्वल टू सी। ठीक, इस सी की वैल्यू को ऊपर पुट करते हैं, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 1/a-x इज इक्वल टू के टी प्लस 1/a। ये इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, ये भी सेकेंड ऑर्डर की एक इक्वेशन की फॉर्म है, जिससे हमने फर्स्ट ऑर्डर की काफ़ी सारी फॉर्म्स पढ़ी थी, ये भी एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है। ठीक है, अब आपका काम नेक्स्ट है कि ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने पढ़ा था एक इक्वेशन होती है जो आपके पास क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इससे हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब वो कंपेयर कैसे करते हैं, ख्याल रखो कि जब भी के टी के साथ प्लस में या माइनस में कोई फैक्टर आ रहा होता है, जब भी हम उससे कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता जहाँ दो लाइंस कट करती हैं, बल्कि कुछ फासले से स्टार्ट होता है। तो इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं इंटरसेप्टेड ग्राफ, यानी विच डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन नंबर 4 से इस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, प्लॉट ज़रूर होता है, होगी वो भी स्ट्रेट लाइन, बट इंटरसेप्टेड होगी। तो हम इसको कंपेयर करते हैं 1/a-x इज इक्वल टू के टी प्लस 1/a। स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करो, इक्वल से पहले वाली चीज़ क्या होगी, सारी y, यानी अलॉन्ग द y एक्सिस, के स्लोप यानी जो लाइन मार्क करेंगे ग्राफ की उस पर, उसके बाद t जो है आपके पास अलॉन्ग द x एक्सिस, और 1/a अलॉन्ग सी। ये जो सी है ये आपके पास इंटरसेप्ट होता है, विच इज़ शोन बाय सच दैट के ओरिजिन को छोड़ के हम कितना ऊपर जाएंगे और ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अगर पेपर में कहते हैं इंटरसेप्टेड ग्राफ लेना है तो यहाँ तक ही कर दें। ठीक है, अगर आपसे कह देते हैं जस्ट के ग्राफ ही डिस्कस करने हैं तो ग्राफ बना के कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं मेंशन तो आप कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं। अच्छा, अगर इक्वेशन नंबर 4 को हम रीअरेंज करें, रीअरेंज इसलिए करना ज़रूरी है कि आपको यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं। यूनिट्स तभी कैलकुलेट होंगे जब के को अकेला करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 को रीअरेंज करेंगे, ये प्लस 1/a इस तरफ है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, इट वुड बी, आपके पास कैसी इक्वेशन आ जाएगी, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ये 1/a इस तरफ है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास फैक्टर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा माइनस, ये आपके पास इक्वेशन लिखी आएगी ऐसे 1/a माइनस प्लस का फैक्टर है, इधर आके हो जाएगा 1/a। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा के टी। तो ये अभी भी सिंप्लीफाई तो नहीं है, मैं इसे ग्राफ तो नहीं प्लॉट कर सकती, इसको सिंपल कैसे करेंगे, टेकिंग एलसीएम। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए, जो भी नीचे चीज़ें मौजूद होती है ना जो कॉमन नहीं होती, अब इसका एलसीएम मैथ की तरह तो नहीं निकल सकता, तो जब हम इस तरह एलसीएम लेते हैं हम दोनों फैक्टर्स को नीचे लिख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं ये वाला फैक्टर क्या है इसके नीचे, आप देखोगे यू सी दैट ये a-x है, ये भी a-x है, पीछे क्या बचा आपके पास, खाली a। तो इसका मतलब a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा a। ठीक है, इसी तरह नीचे हम देखते हैं कि आपके पास ये आपके पास a है, ठीक है, और ये a, दोनों में कॉमन ये चीज़ आ गई, तो पीछे सिर्फ क्या फैक्टर रह गया ये वाला, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ क्या आ जाएगा माइनस फॉर्मूले का a-x। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हमने कर ली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या काम होगा, बाकी फैक्टर सारा वैसे ही आ जाएगा के टी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को खोलेंगे,
ब्रैकेट को खोलने से क्या मिलेगा, आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस, ब्रैकेट माइनस में साइन उठ जाएंगे, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, तो इट्स लुक लाइक दिस इज दैट इक्वेशन। और नीचे आपके पास क्या होगा, ए वैसे ही आ जाएगा, ए माइनस एक्स आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना इसलिए ज़रूरी है, एक तो आपके पास इंटरसेप्टेड ग्राफ नहीं बनते फिर उसमें, और दूसरा आप नॉट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये ए से कट गया, पीछे सिर्फ क्या बचेगा, एक्स ओवर ए माइनस एक्स। तो आपकी बुक में इक्वेशन दी हुई है, उसमें आप चेक कर सकते हो, इट इज़ डिटर्मिन्ड एज इक्वेशन नंबर x इज इक्वल टू ए माइनस एक्स के टी। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहूँ इसको ज़रा कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स पे, तो ये वाला फैक्टर इक्वल से पहले वाला क्या होगा, ये बन जाएगा y, ठीक है, ये जो k है ये किस पे चला जाएगा, m पे, और ये t किस पे हो जाएगा, x पे। अब मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पे c की वैल्यू t के टी के बाद कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब जो भी इससे ग्राफ बनेगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट फ्रॉम द इन रीजन। ठीक है, तो आप नोटबुक पे नोट कर सकते हो, अपनी बुक पे आपके पास लिखी हुई है, टेक्स्ट बुक पे, तो ये एक्स ओवर ए माइनस एक्स, यहाँ पे टी प्लॉट, और यहाँ पे ये आपके पास आ गया। ठीक है, उसके बाद इसके यूनिट्स आते हैं। यूनिट्स चाहे आपके पास सेम कंसंट्रेशन पे हो या डिफरेंट पे, यूनिट्स आपके वही रहते हैं, इसलिए एक ही दफ़ा मेंशन किए गए हैं ना, उसके साथ हम ये लिखते हैं कि वो क्या है। तो इक्वेशन नंबर जो आपके पास अभी हमने फाइंड आउट की है, इसमें के को अकेला करना है, टी उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और उधर जाके डिवाइड 1 ओवर टी एक्स इंटू ओवर ए माइनस एक्स। तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड, एक्स कंसंट्रेशन है मोल पर डी एम क्यूब। यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ आपकी बुक में, तो आप इस पर माइनस करें। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या यूनिट है, ए की यूनिट भी क्या होते हैं, मोल पर डी एम क्यूब, और ए माइनस एक्स भी क्या होगा, मोल पर डी एम क्यूब। ख्याल रखना ए का अलग मोल ना लगाना, एक्स के अलग ना लगाना, इन दोनों को हम आपस में सॉल्व भी करेंगे तो हमारे पास मोल पर डी एम क्यूब भी आएगा। तो नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, ये वाला जो मोल पर डी एम क्यूब है, एक मोल पर डी एम क्यूब से कैंसिल हो जाता है, पीछे बचा 1 ओवर सेकेंड, 1 ओवर मोल पर डी एम क्यूब। सेकेंड इधर पॉजिटिव में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, मोल पॉजिटिव 1 है, ऊपर जाके नेगेटिव, डी एम क्यूब माइनस में है, ऊपर जाके पॉजिटिव। तो ये आपके पास आ गए, इसके यूनिट्स आ गए। ठीक है, तो यूनिट्स आपको याद होने चाहिए, ड्राइव करने के लिए आए तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही करना है। उसके बाद हमारे पास एक जो काम हमने फर्स्ट ऑर्डर में नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा समझना मुश्किल था, एक हमने निकालना होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है। हाफ का पता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, हाफ लाइफ मतलब जब कोई अब चीज़ आधी रह जाती है कुछ टाइम गुजरने के बाद। तो इसमें आपने इसी इक्वेशन में क्या करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप कोई ट्रिक भी बता देंगे उसके थ्रू करें तब भी हमारे पास आंसर जल्दी से आ जाते हैं, अगर MCQs में आ जाए कैलकुलेट करने के लिए। तो के टी है, टी को क्योंकि हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टी को इधर रखेंगे, टाइम के को उधर जाके डिवाइड कर देंगे। जब भी चीज़ हाफ होती है तो उसका मतलब ये होता है जो आपके पास प्रोडक्ट होगी वो आधी हो जाएगी इनिशियल चीज़ की। अगर स्टार्ट में चीज़ ए थी, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी, ए बाय टू। तो एक्स इज इक्वल टू ए बाय टू आफ्टर सम टाइम, टी डब्ल्यू। तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है आप उसे ए बाय टू पुट कर दो। ठीक, तो हम इसे मैथमेटिकली इस फैक्टर को पूरा सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आता है 1 ओवर के ए। इसका मतलब ये है, यू कैन से दैट कि सेकेंड ऑर्डर की हाफ लाइफ जो है, सेकेंड ऑर्डर की हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर आप चाहते हो क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, अगर ए की अमाउंट ज़्यादा होती जाएगी हाफ लाइफ क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। हाफ लाइफ छोटी होने का मतलब है रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि इसी चीज़ को फर्स्ट ऑर्डर पे अप्लाई करो तो फर्स्ट ऑर्डर का जो आता है वो सिर्फ 1 ओवर के आता है। तो इसको हम ना जनरली क्या करते हैं, एक रूल याद कर लो कि हाफ लाइफ जब भी निकालनी है तो उसका मतलब है 1 ओवर, ठीक है, 1 ओवर के ए एन माइनस वन। ठीक है, एन आपके पास होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपके पास ऑर्डर 1 है तो 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, 0, जिसकी पावर 0 उसका आंसर 1, यानी 1 फर्स्ट ऑर्डर का जो टाइम होता है 1 ओवर के होता है। अगर हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर की, ए के ऊपर क्या आ जाएगा, एन के ऊपर आएगा 2, 2 माइनस वन 1, तो ये वाली निकला है ना। हम डायरेक्ट भी MCQs के लिखना कर सकते हैं। थर्ड ऑर्डर आ जाएगा तो 3 माइनस वन के A2 हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर हमें कहा जाए फर्स्ट ऑर्डर की निकालनी तो फर्स्ट ऑर्डर की होती है 1 ओवर के। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, इट जस्ट डिपेंड ऑन के।
जबकि सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है, 1/Ka, यानी सेकेंड ऑर्डर डिपेंड्स ऑन K एंड A बट इनवर्सली टू ईच अदर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, हाफ लाइफ का एमसीक्यूज में आ सकता है। उसके बाद आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप उसमें से कोई भी एक दो एग्जांपल्स को याद कर लो। एग्जांपल्स आपके पास हैं जो इस, अब ये देखो आपके पास हाइड्रोलिसिस है बट बेसिक, तो बेसिक में भी आप स्पेसिफिक अमाउंट ही यूज़ करोगे, तो ये इसकी एग्जांपल है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की।